नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी में कोहराम क्यों मचा हुआ है। अब अंदर खाने जो भी चल रहा हो, लेकिन बाहर बहुत चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी फिर से टूट सकती है। ये सवाल कितना गंभीर है, इसकी हम पड़ताल करेंगे, एक एक हकीकत आपको बताएंगे। क्योंकि चिराग पासवान की ही पार्टी से एमपी राजेश वर्मा ने बात की है और उन्होंने बहुत कुछ अपना स्टैंड क्लियर भी किया है। लेकिन आप पिछले दिनों के तमाम वाकये को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने आप को मोदी का हनुमान कहते थे, मोदी का हनुमान संसद सत्र खत्म होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी के 4 फैसलों के खिलाफ, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 4 फैसलों के खिलाफ सड़क पर उन्होंने बयान दिया है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़नी लाजमी है। उसके बाद बीजेपी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार इकाई के दिलीप जायसवाल पशुपतिनाथ पारस से मिलने पहुंच जाते हैं। और इतना ही नहीं होता है, इस मुलाकात के बाद पशुपतिनाथ पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग के बदलते हुए रास्ते को देखने के बाद, भांपने के बाद बीजेपी ने एक चाल चल दी है। आखिरकार एनडीए में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की चर्चा चल रही है, चिराग पासवान अलग लाइन क्यों ले रहे हैं और बीजेपी से अलग वो लाइन लेते हैं तो उनके बाकी एमपीज क्या करेंगे, इस पर कई तरह की बातें हैं। और हम आपको हर बात बताएंगे कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी ने पूरा तवज्जो दिया। पशुपतिनाथ पारस को एक भी सीट आवंटित बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले नहीं की, लेकिन चिराग पासवान 5 सीट जीतने के बाद जिस तरीके से इन दिनों बयान दे रहे हैं, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता में बने रहकर भी चिराग पासवान विपक्ष का काम कर रहे हैं। उनकी बातों का स्वागत कांग्रेस कर रही है, उनकी बातों का स्वागत आरजेडी कर रही है। ऐसे में चिराग को लेकर के क्या पॉलिटिक्स होने जा रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं कि राजेश वर्मा ने क्या कहा है, जो कि खगड़िया से एमपी हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। जहन में ख्याली पुलाव बनाना ही चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मैं अपने विषय में आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो वो मंजूर है। लेकिन नेता के साथ कभी दगाबाजी ना हम कभी कर सकते और ना कभी जीवन में करेंगे। मैं बिल्कुल हमेशा उनके साथ और उनके लिए गए निर्णयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला हूं। जी हाँ, तो ये आपने सुना राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा खगड़िया से चुनाव जीते हैं और चिराग की पार्टी से जीते हैं। राजेश वर्मा अपनी वफादारी जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रेस को बता रहे हैं, पर क्या जो कह रहे हैं वही सही है या कुछ और होने जा रहा है? क्या चिराग पासवान एनडीए से दूर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कब और किस समय जाएंगे, क्यों जाएंगे, ऐसी नौबत क्यों आ गई है? हनुमान अपने राम से दूर क्यों जाएगा और हनुमान को कमजोर करने के लिए राम चाल क्यों चलेंगे? ऐसी कई सारी वाकये, ऐसी कई सारी बातें जो हम आपके साथ साझा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार एनडीए में चल क्या रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोज सिंह, बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ चुके हैं, देश की राजनीति, बिहार की राजनीति पर एक्सपर्ट कमेंट्स करते हुए आप इन्हें विभिन्न माध्यमों के जरिए भी देख सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो निश्चित तौर पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
सरोज सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्यों राजेश वर्मा को यह सफाई देनी पड़ रही है कि हम अपने नेता के लिए वफादार हैं, राजनीति छोटी ही सही लेकिन ईमानदारी से होगी, हम अपने नेता को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं? ये सवाल उठ कहां से गया और राजेश वर्मा को आगे आकर के ये जवाब क्यों देना पड़ा? देखिए पंकज भाई, ये जो सवाल उठ रहे हैं बिहार की सियासत में चिराग पासवान को लेके, जो चिराग पासवान के पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये जानते हैं कि ये सवाल अभी आगे भी उठते रहेंगे। कोई नई कहानी ये नहीं हो रही है। अभी राजेश वर्मा वाली पहले बात बता देते हैं, फिर चिराग पर बताएंगे कि राजेश वर्मा और जो तमाम सांसद हैं लगातार उनकी मीटिंग हुई। परसों ही 1-to-1 मीटिंग राजेश वर्मा की चिराग पासवान के साथ हुई। इससे पहले पटना में जो 4 सांसद थे उनके साथ राजू तिवारी और तमाम की बैठक हुई। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बयान सब जो आ रहा है आपने दिखाया ही है, वफादारी का बयान सब आ रहा है। लेकिन खेल इतना आसान भी है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान जो राजनीति करते हैं लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग सियासत करते हैं। लोकसभा में उनका मापदंड अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। लोकसभा में वो समझौता कर रहे, हम लोग बराबर चर्चा करते थे चुनाव के दरमियान कि लोकसभा में उनको किसी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना है, चाहे उनको 1 सीट मिले 2 सीट मिले, वो लड़ेंगे गठबंधन के साथ। लड़ा भी उन्होंने चुनाव। विधानसभा की बात जैसे आती है, जैसे झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव होना है, बिहार में भी अब हो ही जाना है देर सवेर, इस साल हो जाए अगले साल हो जाए, तो ये एकदम मान के चला जाए। कोई हैरान खबर, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि चिराग पासवान अलग ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो झारखंड में हो चाहे बिहार में हो। बिहार में भी वो 243 पर ही उनको लड़ना है। वो एनडीए गठबंधन या फिर तेजस्वी यादव के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले नहीं है। ये एकदम लिख लीजिए, हमारे तरफ से ये हम बोल दे रहे हैं, आप रिकॉर्ड भी करके रख सकते हैं कि उनको 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना है और झारखंड में भी वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसमें उनकी सियासत उसी आधार पर है। वो जानते हैं कि हमको अपने पार्टी का विस्तार करना है, नेता का विस्तार करना है, हमको मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो हम एनडीए के फोल्ड में रह के 10-15 सीट लेके चुनाव लड़के हमको क्या मिल जाएगा? उसमें कुछ मिलना है नहीं, तो सीट ऐसे भी नहीं मिलना है। कल ही चर्चा हो रही थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा लड़ेगी, 105-110 के आसपास। जो बची हुई सीटें हैं वो सहयोगी दलों को दे दी जाएगी, यानी कुछ बचना नहीं है सहयोगी दलों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में। नॉमिनल एक प्रेजेंटेशन होना है बस। तो चिराग पासवान जानते हैं कि हमको अलग लड़ने से ही हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम आगे काम कर सकते हैं, तो वो करेंगे, उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जहां तक सांसदों की छूट वाली बात है, उस खबर में दम है। बीजेपी चाहती है कि चेक एंड बैलेंस बना के रखा जाए चिराग पासवान के साथ। ज्यादा अगर जमीन अपना छोड़ेंगे, तो गांव देहात में हम लोग कहावत करते हैं कि लेयर छोड़ देना, अगर ज्यादा लेयर ही छोड़ेंगे तो बीजेपी अपना ऑपरेशन करेगी। हमको लगता है कि बीजेपी भी देर कर रही है, इधर से देरी नहीं है, देरी बीजेपी के तरफ से है कि कब वो ग्रीन सिग्नल देती है। राजेश वर्मा कुछ बोले और दूसरे लोग कुछ बोले, लेकिन जो खबरें हैं कि बीजेपी की तरफ से ही डिले है, नहीं तो ये ऑपरेशन तो कब का कब पंकज भाई हो गया रहता। ये ऑपरेशन कब का हो गया रहता, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरुण पांडे जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर देख चुके हैं। एक एमएलए उनका जीता था और वो एमएलए भी जेडीयू में चले गए। चिराग पासवान को हाथ में मिला लड्डू और उसके बाद हालत ये हुई कि एनडीए में भी नहीं रह पाए, एनडीए से उनको निकलना पड़ा और उनकी पार्टी में टूट हो गई। सवाल यह उठता है कि वही गलती चिराग पासवान फिर से दोहराना चाह रहे हैं या सिर्फ बीजेपी को धमकी दे रहे हैं? नहीं, अब पंकज जी ने जितनी बात अब बताई, थोड़ा सा हम सरोज जी का जो आकलन है वो थोड़ा उससे मेरी भिन्न रहा है। वो क्यों ये गलती दोहराएंगे? विधानसभा का पिछला चुनाव वो नीतीश कुमार को हराने के लिए, जीतने के लिए वो लक्ष्य ही नहीं था। चुनाव था नीतीश कुमार को डिसलॉन्च करना, और लड़े। तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार एक तरह से डिसलॉन्च तो ही गए। विधानसभा में, असेंबली में तीसरी बड़ी पार्टी बनी। भाजपा साथ नहीं दी होती, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन न की होती, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिली? अब रही बात की अभी जो 4 स्टैंड जिस पर कि चिराग पासवान ने एनडीए को, खासकर बीजेपी को असहज करने वाला स्टैंड किया,
इसके कारण बीजेपी के रैंक एंड फाइल में भारी नाराजगी, क्षोभ है कि आखिर इस दल में रहते हुए विपक्ष की भाषा क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जो कांग्रेस को भी अच्छी लग रही है और राजद को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन चिराग की लिए लाचारी है वो एनडीए के साथ रहना, बीजेपी के साथ रहना। यहाँ दो ही धुरी है बिहार में राजनीति की, एक और लालू प्रसाद है, दूसरी ओर लालू विरोधी मत आज बीजेपी या नीतीश कुमार को। तो फिर चिराग पासवान की अपनी वो 5% स्वजातीय जो पासवान वोट को लेकर के वो किसका अपना कुछ कर सकते हैं। आपने ठीक ही कहा कि असेंबली में लड़े कितनी सीट और जीते एक सीट, वो भी विधायक जो राजकुमार सिंह जाप मिले नीतीश कुमार के साथ, तो वो गलती नहीं दोहराएंगे। रही बात की चाहे वो बिहार में 243 सीटें हैं या झारखंड में जो सीटें हैं 75, तो उसमें वो अकेले चुनाव लड़ने का हाँ बार्गेन कर रहे हैं। अभी एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स है असेंबली चुनाव को, याद होगा पिछले चुनाव में नीतीश कुमार उनको 30 सीट भी देने को तैयार नहीं, और नीतीश कुमार का तब एक अपना अंदाज है राजनीति करने का, भी बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई और अंत में चिराग को बाहर हो जाना पड़ा था। चिराग अकेले लड़े और उन्होंने कहा कि हम नीतीश को हराएंगे, लेकिन अंदरूनी भाजपा से तो उनकी मिली भगत रही। मुझे भरोसे की जानकारी आपको बताते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिसको बीजेपी में जगह नहीं मिली, तो बीजेपी के नेताओं ने बात की थी चिराग से कि आप एकोमोडेट कर लीजिए, और वो एकोमोडेट हुए भी, भले ही चुनाव हार गए। तो कुल मिलाजुलाकर अभी जो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए थे, हाँ ये सही है कि जो हनुमान लंका जलाने की बजाय अयोध्या में ही खलल डालने में शुरू कर दिया। जो अभी 3-4 स्टैंड आया जिसमें चाहे वो लेटरल एंट्री का सवाल हो, चाहे वो कोटा विदिन कोटा का सवाल हो, या फिर वक्फ कानून में संशोधन का सवाल हो, तो ऐसे मुद्दे पर जो एक तेवर दिखाई, देखिए चिराग की का भी लंबा राजनीतिक जीवन है, अपने लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं, इतनी बात सही है। लेकिन वो एनडीए से बाहर जाने की न कोई भविष्य है और न कोई स्थिति बन रही है। जहां तक अब जो उनके सांसद है, अब तो साला बहनोई तो इस बार साथ रहे, भले चाचा भतीजा पिछली बार साथ नहीं रहे, लेकिन साला बहनोई के तो साथ रहने में 5 एमपी हैं, तो 2 में तो अभी फिलहाल शक नहीं है। अब जो अभी आपने खगड़िया के एमपी की बात सुनाई, कोई कसम चुनाव में होता है क्या? जो कुछ कह रहे हैं कल साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका कारोबार, उनकी पृष्ठभूमि। अब ठीक है कि लोजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े, तो क्या कुछ कितनी उन्होंने भगीरथ तपस्या की टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और नरेंद्र मोदी का क्या प्रभाव रहा वो भी जनता जानती है कि उनकी क्या पहचान थी। और वो चुनाव में जीत जाना एक अलग विषय है, ठीक है, वो चिराग के कैंडिडेट थे, उन्हें जीत मिली। लेकिन जो बात उन्होंने बताया, आखिर आपने ठीक ही सवाल किया कि सफाई देने की जरूरत क्यों आ पड़ी, कि नहीं वो चिराग के साथ ही रहेंगे, चिराग ने उन्हें पहचान दी, चिराग ने उनको, चिराग के बदौलत वो सांसद बने। जिस तरह के चुनाव में आजकल तो दुकान खुलती है टिकट के लिए भी, अब उसे कोई दल अछूता नहीं है। तो जिसके पास धन बल, बाहुबल और जाति बल हो, वो तो कहीं भी बेड़ा पार लगा लेता है। ये बिहार की राजनीति एक सच्चाई हुई, मैं इशारों में सारी बात कह रहा हूँ, इससे कोई दल अछूता नहीं। बिल्कुल जी। पंकज जी, जो सवाल आज चिराग को लेकर आपने की है, मैं मानता हूं कि चिराग किसी फोल्ड में, हाँ अब वो सहमत का खेल हो रहा है। देखिए चिराग ने इस तरह का तेवर दिखाया, तो पशुपति पारस से पटना में मिलने चले गए दिलीप जायसवाल, हाँ, और दिल्ली में यही तो हैरानी की बात है। हैरानी की बात यह है कि दिलीप जायसवाल जिस दिन मिलने जाते हैं, उस दिन, उससे कुछ दिन पहले ही बीजेपी द्वारा यह क्लियर किया जाता है कि पशुपतिनाथ पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, और पशुपतिनाथ पारस के तरफ से भी बयान आता है कि हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव में। और अचानक दिलीप जायसवाल उनसे मिलने चले जाते हैं। फिर इनकी मुलाकात अमित शाह से हो जाती है। डॉक्टर संजय प्रेशर, काउंटर प्रेशर, ये थमेगा कहां? ये आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान बागी होते दिख रहे हैं, उनकी भाषा बदलती हुई दिख रही है, जो कोर 4 इश्यूज हैं उस पर बिल्कुल अलग लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, हार्ड बार्गेन है, या कुछ और है? नहीं, ये प्रेशर टैक्टिक्स भी है और हार्ड बार्गेनिंग भी है, दोनों है। रह गई बात कि जिस तरह से इन्होंने अपना रुख बदला है, ये तो विपक्ष का रुख है। जातीय जनगणना पर इन्होंने कहा कि हाँ होना चाहिए,
बीजेपी का स्टैंड क्या चिराग जी को पता नहीं है? 1951 के सेंसस के बाद उसके साथ तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सेंसस तो हो ही रहा है। तो कास्ट सेंसस को लेकर के जब इन्होंने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया, विपक्ष के सुर में सुर मिलाया, तभी तो बीजेपी के कान खड़े हो गए। और वहीं से चीजें जाकर के इनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने ही पारस जी के बारे में कहा था कि वो एनडीए में से तो बाहर हो गए हैं। दिलीप जायसवाल ने जाकर के मुहर लगा दी कि नहीं नहीं नहीं, बजाते उनको भेजा गया कि जाइए आप। अमित शाह को बुके देते हुए तस्वीर सार्वजनिक हुई जो पारस जी को दे रहे हैं, या अमित शाह ले रहे हैं, प्रिंस राज के साथ तस्वीरें शेयर किए। तो चाहे जितना भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर लें, इनको अपनी जमीन पता है। ये 5% पासवान वोट के बदौलत ये पूरे दलित समाज के वोट को एकजुट कर लेंगे और बिहार में एक नया ताकत पैदा कर देंगे, समीकरण बदल देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और बिल्कुल जो 2 सांसद हैं, शांभवी चौधरी और जो दूसरे हैं राजेश वर्मा, बिल्कुल ये संघर्ष की उपज नहीं है। बस ये तो टिकट इनको कैसे मिला है सबको पता है, कैसे उपकृत किए इन्होंने पार्टी को और पार्टी ने बदले में इनको टिकट से नवाज दिया। अशोक चौधरी तो पहले ही अमित शाह से मिला है, तो इनको पाला बदलने में और ये बदलने में कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। रह गई बीना देवी, क्या तो बीना देवी तो पहले ही अपना स्टैंड एक बार दिखा चुकी है जब वो पारस जी के साथ रही थी। ये कहते थे कि हम गद्दार को टिकट नहीं देंगे, तो जो इनके वफादार थे उनको इन्होंने कहा टिकट दिया। और फिर कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसमें वीणा देवी को इनको टिकट देना पड़ा। नहीं तो ये 3 सांसदों को लेकर के जो आपके सवाल हैं, बीजेपी जिस दिन चाहेगी और जब चाहेगी, बीजेपी को पता है कि किनको बाई सिक्योरिटी चाहिए, किनको और क्या चाहिए, वो सब पता है बीजेपी। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं और सरोज सिंह आप भी यही बात कह रहे थे, जिस दिन चाहे जब चाहे। वो जिस दिन कब आएगा और जब कब आएगा, कैसी परिस्थिति बनेगी, उस दिन जो सांसद हैं वो इधर आ जाएंगे, पार्टी में टूट हो जाएगी। हम यही जानना चाहते हैं वो कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तो प्रेशर काउंटर प्रेशर चल रहा है। ये साफ दिखाई पड़ता है कि शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनको तो तय करना होगा। जहां तक सवाल है वीणा सिंह, तो वीणा सिंह भी अपने जगह पर अपने वोटरों को पहले देखेंगी ना कि मेरा वोटर कौन है। और जहां तक राजेश वर्मा का सवाल है, तो वो भी क्या करेंगे, अभी कह रहे हैं कुछ लेकिन करेंगे क्या। सवाल ये उठता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इस तरह का विभेद सामने आ सकता है और इनके सांसद एक बार फिर, जैसे पिछली बार हुआ था, एक बार फिर दूसरे पाले में जा सकते हैं। क्योंकि आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं कि अचानक पशुपतिनाथ पारस, प्रिंस पासवान की मुलाकात अमित शाह से हो जाती है। इसके राजनीतिक मायने तो काफी गंभीर दिखाई पड़ते हैं। चलिए एक तरफ ये हम कह सकते हैं चिराग ने प्रेशर बनाया तो काउंटर प्रेशर बीजेपी के तरफ से दिखा दिया गया, पर इससे आगे क्या दिख रहा है, कब टूट सकती है चिराग की पार्टी, कैसे टूट सकती है चिराग की पार्टी, यह सवाल बड़ा गंभीर है। क्योंकि अगर आप पावर कॉरिडोर की बात करें तो यह चर्चा बहुत आम है। सरोज जी आपसे पूछ रहा हूं, सरोज सिंह जी आपसे पूछ रहा हूं। हेलो, हाँ आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। हमको जी हमसे पूछ रहे हैं? जी जी, देखिए, जो आप एक तारीख की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अभी अरुण सर ने कहा, सब मात का खेल चलेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चलेगा। अभी जो राज्यों के चुनाव होने हैं, राज्यों के चुनाव तक बीजेपी बहुत सारी चीजों का इंतजार कर रही है। और अगर जनता दल यूनाइटेड को भी थोड़ी सी ढील दी गई है तो इसी 4 राज्यों के चुनाव तक ही है। जो नकेल कसने वाली बात है, जो चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बीजेपी बिहार को लेके अपना स्टेप क्या रखेगी, क्या अप्रोच होगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने ये मोटे तौर पर ये मान लिया है कि चिराग पासवान
कभी भी आउट ऑफ रेंज जा सकते हैं। और क्योंकि जिस तरह की राजनीति, अभी हमने पहले भी कहा, जिस तरह की राजनीति करते हैं, देखिए उनको मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, वो उनको मुख्यमंत्री बनना है बिहार के। उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए, नेताओं से पूछिए, ऑफ द रिकॉर्ड बड़े नेताओं से पूछिए कि भाई चिराग तो मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो वैकेंसी है नहीं, और 12-15 सीट पर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन नहीं सकते हैं। तो आप इंतजार कर लीजिए, भले आपको पर्दे के पीछे भी सब चीज नहीं दिख रहा हो, लेकिन होना यही है। चिराग पासवान को अलग चुनाव लड़ना है, और बीजेपी राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रही है। जिस दिन रिजल्ट चुनाव आ जाएंगे, रिजल्ट जिस तरह से आएंगे, उसी आधार पर बीजेपी अपना फैसला लेगी। और ठीक कहा संजय सर ने, हमने भी यही कहा था कि बीजेपी को सोचना है कि इन 3 सांसदों को उसको कब लेना है। चिराग पासवान, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी, इसको नहीं देखना है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी हैं शांभवी चौधरी। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उनकी पत्नी है बीना देवी। और राजेश वर्मा की तो चर्चा हो ही गई, उनके कारोबार की, गुंडा बैंक और तमाम तरह की चर्चा हो ही गई यहाँ पे। तो दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत भाजपा के डिसीजन लेने का, वही समय का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, यहाँ पे बाई इलेक्शन बिहार में हो जाएगा। उसके बाद जैसी परिस्थितियां बनेगी, अपना बीजेपी अपना फैसला लेगी। लेकिन चिराग को लेकर बीजेपी के मन में कहीं अब कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं से आप पटना में बात कर लीजिए, साफ साफ कहेंगे, अरे चिराग का क्या है, चिराग का क्या करेंगे वो तो हम लोग को मालूम ही है। यही सब ही यूज करेंगे, अरे चिराग का क्या करेगा वो तो हमको मालूम ही है। तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है पंकज भाई। हैरान करने वाली बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अरुण पांडे जी, क्या चिराग अपना स्टैंड अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, और नीतीश कुमार कमजोर हैं तो हमें अब अपना अलग स्टैंड बनाना चाहिए? क्या चिराग को यह लगने लगा है कि 18 साल नीतीश की सत्ता के बाद अब एनडीए के पक्ष में माहौल नहीं है, बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए चिराग उस स्पेस को भरने में लग गए हैं, इसलिए बीजेपी से अलग स्टैंड दिखाने लगे हैं? क्या इसके पीछे आपको राजनीति ये दिखाई पड़ती है? नहीं, चिराग को कोई भी राजनीति होगी, पहले तो उन्हें सड़क पर आना होगा। केंद्रीय मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं, वहां एनडीए में रह करके विरोध करेंगे तो पहले तो पार्टी के टूटने का सवाल, मैं सहमत हूं सरोज जी से, और संजय जी कह रहे हैं कि जो 5 दलों सांसद हैं उनके उसमें विभेद होने में 2/3 चाहिए। तो 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, वहां तो कोई झंझट नहीं है। बीजेपी जब चाहेगी वो ऑपरेशन कर लेगी, किन्हीं को तैयार। रही बात की, एक बात जो अभी कास्ट सर्वे की बात आई है, जो विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है, मैं मानता हूं पंकज जी, अभी इस समय की मांग भी है और इसको बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इसको टाल नहीं सकती है। जनगणना जो 2011 से ड्यू है और 26 में जो परिसीमन होना है उसके पहले जनगणना करानी, अब जल्द ही ये शुरू होने वाला है। तो कास्ट सेंसस तो अब होकर रहेगा, इसको नरेंद्र मोदी अब टाल नहीं सकते हैं। जैसे आरक्षण का इश्यू को लेकर के संविधान खत्म करने को जिस ढंग से 18वीं लोकसभा के चुनाव में नतीजे देखने को मिले, तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी वो कार्यशैली, वो टोन टेम्पर वो है नहीं। हाँ ठीक है, सरकार चलाने में वही हनक कायम है जो चाहती है भाजपा, जो चाहती है उस ढंग से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। लेकिन जातीय सर्वे वाला बात, जिसमें कि अभी कांग्रेस ने भी सराहना की, राहुल गांधी ने तो इसको अपना एजेंडा बना लिया है, राजद की मांग है और नीतीश कुमार भी मांग करते। मैं कल ही देख रहा कि वो अभी यहाँ सीतामढ़ी के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो परिषद के सभापति थे, उन्होंने भी बड़ी पुरजोर वकालत की कि भाई हमारे नेता तो नीतीश कुमार पहले से ही जातीय सर्वे कराने की मांग करते रहे, तो ये क्या बुरा है, हम भी समर्थन करते हैं। तो दल के अंदर यदि सत्तारूढ़ दल में अब जदयू भी इस मांग का समर्थन है, तो ये मांग, और फिर पिछड़ों की राजनीति, बीजेपी का भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व है, अब अपर कास्ट के वोट तो आज तारीख कहिए कि लाचार वोट है एक तरह से, भाई उसको लालू फोल्ड में जाएगा नहीं, यूपी में अखिलेश के फोल्ड में जाएगा नहीं। तो यहाँ तो जो राजनीति है उसमें जाति सर्वे वाला इशू पर मुझे लगता है कि कोई अब दल के अंदर अब एक इशू, जैसे इलेक्टरल एंट्री का सवाल है, चिराग ने एक अलग स्टैंड लिया, तो बैकफुट पर ही सही, तीसरे दिन विज्ञापन केंद्र सरकार ने रद्द कर दी, लेकिन वो सदा के लिए समाप्त थोड़े हो गया, अब एक फिर कहीं इसके लिए सहमति बनेगी। लेकिन अब जो कार्यशैली है नरेंद्र मोदी की, कोई नहीं चाहते हैं कि कोई इशू विपक्ष इसको उछाले और मुद्दा बनाए।
इसीलिए अब वो अपने को कैरेट करने में देर नहीं करते। जैसे किसान आंदोलन हुआ, अंततः उन्होंने बिल वापस लिया। इतना दिन पहले किए होते तो किसान आंदोलन का भी वो स्वरूप नहीं होता। इस बार मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली कुछ ऐसी है। लेकिन जहां तक चिराग का जो आप सवाल का जिस पर चर्चा आज कर रहे हैं, क्या बतासा के लिए मंदिर तोड़ेंगे? पहले चिराग को अपने सड़क पर आना होगा। यहाँ 243 सीट लड़के क्या, जैसे आज प्रशांत किशोर की भी एक नई दुकान खुलने वाली है और वो कह रहे हैं कि हम तो भाई एनडीए से हमारा ही मुकाबला होगा, राजद से मुकाबला नहीं होगा। तो चिराग की स्थिति कहाँ रहेगी? इसलिए चिराग इसी फोल्ड में रहेंगे। हार्ड बार्गेन कर रहे हैं कि पिछली बार जो उनके साथ हुआ है कि 30 सीट भी नहीं दी थी, अब तो 5 सांसदों वाली पार्टी है तो 30 सीट तो असेंबली की उनकी बनती ही। अब चले गए झारखंड में कहा कि भाई हम तो 40 सीट की तैयारी कर रहे हैं, हम तालमेल करके लड़ना चाहेंगे, नहीं तालमेल होगा तो वहां अकेले जदयू भी पिछले 2 चुनाव से लड़ता रहा है और उसके पहले के 2 चुनाव में जदयू साथ लड़ा, उसके मंत्री भी बने थे, विधायक भी बने थे। तो कुल मिला जुलाकर जहां तक चिराग की राजनीति है, एक और ठीक है कि पार्टी में टूट होनी है, टूट के कगार पर है और सांसदों को टूटना वहां बहुत कठिन नहीं होगा। लेकिन भाजपा क्यों तोड़ेगी? अभी देखिए, एक दलित वोट का भी सवाल है, चिराग के चेहरे का मतलब दलित चेहरा का भी सवाल है। कुल मिला दलितों में एक मैसेज नहीं देना चाहेगी भाजपा। आपने देखा अभी कोटा फॉर कोटा का इशू आया तो प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सभी सांसदों से भेंट की। दलित सांसदों ने कहा कि नहीं, यहाँ क्रीम लेयर हम नहीं लागू करने वाले हैं, आपको क्यों इसके बारे में सोचा? ये बात आपने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि कोटा विदिन कोटा की बात की है, तो कौन सा मैकेनिज्म केंद्र सरकार सोच रही है अलग है। नहीं, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, पर डॉक्टर संजय, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अचानक पशुपतिनाथ पारस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है बीजेपी? क्या सिर्फ काउंटर प्रेशर है या इससे आगे भी कुछ है? नहीं, पशुपति पारस जी को हमको लगता है कि एकोमोडेट करेगी बीजेपी। जिस धैर्य का परिचय पशुपति पारस जी ने दिया, इनके सारे सांसदों को किनारे लगा दिया गया, पारस जी और प्रिंस राज को भी टिकट नहीं दिया गया, तो बीजेपी फिर एक बार शायद इनको, कोई तो चर्चा कर रहे हैं कि इनको राज्यपाल बनाया जाएगा, कोई कह रहे हैं कि नहीं ये एक्टिव पॉलिटिक्स में ही रहेंगे और इनको एकोमोडेट किया जाएगा, हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी जगह दे दी जाए। देखिए, कल पारस जी से भी ये सवाल पूछा गया कास्ट सेंसस को लेकर के। सेंसस तो होना ही है, क्योंकि 25 वर्षों का टाइम फ्रेम था, अब उसके बाद डिलिमिटेशन की बात तो होगी ही नहीं, कैसे होगी? वो 25 साल का टाइम फ्रेम खत्म हो गया, इसलिए 26 में डिलिमिटेशन का ड्यू है, वो तो होना ही है। तो अगर ये कास्ट सेंसस को लेकर के जब उन्होंने उनसे पूछा गया तो उनका स्टैंड साफ था कि हम एनडीए के घटक हैं और जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का होगा, एनडीए का होगा, मैं उसी स्टैंड के साथ रहूंगा। रह गई बात कि चिराग पासवान हर चीज में जो एक अपना ये कर रहे हैं, भाजपा इससे असहज है। ये पूरी सीटों पर चुनाव लड़ जाए। झारखंड में 81 सीट है, उसमें 28 सीट ट्राइबल का है, 9 सीट शेड्यूल कास्ट का है, बाकी सीटें हैं 40 सीट पर यही मजबूत है। तो पिछली बार क्यों नहीं मजबूत दिखे थे वहां? पिछली बार तो ये लड़े थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे चुनाव लड़ने, कौन सा करिश्मा इन्होंने कर दिया था। देखिए, 5 सांसद जीतने के बाद ये ओवर कॉन्फिडेंट है। भीड़ जो है, लग रहा है कि ये पूरी भीड़ हमारे वोटर हैं और बस हम मैदान में आएंगे और परिणाम लेकर के निकल जाएंगे। जो जातीय समीकरण है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल पासवान जातियां ही मुकर है। ये रामविलास पासवान जी के बारे में कहा जाता था कि ये 5% वोट ये जिसको चाहते हैं, जिस गठबंधन में भी होते हैं, ट्रांसफर करा देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि रविदास का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, पासी समाज का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, जीताराम मांझी का वोट ट्रांसफर होगा। जीताराम मांझी ने ही जो कहा सब कैटेगरी पर, क्रीमी लेयर पर, पब्लिक डोमेन में कहा कि हाँ बहुत सारी जातियां छूट गई हैं। अब 22 शेड्यूल कास्ट की जातियां बिहार में है, कितनी जातियों को बेनिफिट मिला है। और वो भी तो जो वाल्मीकि, जो वहां का मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज पंजाब का है, देवेंद्र सिंह भर से जो पंजाब सरकार का केस था, वो दलित समुदाय ही तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ राज्य सरकार सब कैटेगराइज कर सकती है। जमीनी सर्वे करा करके वो लोग जो वंचित रह जाते हैं
और 3% लोग ठीक है। 93% दलितों का हिस्सा खा जाते बिल्कुल। हैं, उसको ये कीजिए। उस पर जीतन राम मांझी का स्टैंड देख लीजिए, नहीं नहीं, स्पष्ट है। वो पारसी का स्टैंड वो तो क्लियर है। वो तो साफ दिख रहा है कि मांझी और ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। सरोज सिंह, एक बात बताइए, अगर ये 243 सीट पर अकेले लड़ना चाहते हैं तो इनको एनडीए तो छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री का पद दिखाई पड़ रहा है, फिर तो केंद्र सरकार में ये बने नहीं रह पाएंगे। देखिए पंकज भाई, जो एक महत्वाकांक्षा है चिराग पासवान की, वो अल्टीमेटली देखिए, रामविलास पासवान ने एक बार कहा था कि चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। उनके समर्थक वो तो और हर उनके बाप को लगता है कि उसका बेटा बहुत काबिल है, तो सबको लगता है काबिल है, तो हम हाँ। उसी कोड को आगे बढ़ा रहे हैं ना। उनके समर्थक क्या कहते हैं कि भाई रामविलास जी के सपने को पूरा करना है। आप चिराग पासवान के कोर ग्रुप से बात करिए तो उनका कहना है कि इनसे बड़ा चेहरा कौन है। नीतीश कुमार का तो अब एज हो गया, तेजस्वी फिट नहीं बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेगा कौन बिहार का? चिराग पासवान से काबिल लड़का तो अब कोई है ही नहीं। तो जब इस तरह से हवा बैलून में भरी जाती है तो नेता का भी थोड़ा सा सोचने समझने का जो है गड़बड़ा जाता है मामला। चिराग पासवान को भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री के सबसे सुटेबल कैंडिडेट 25 में हम ही हैं, और 15, 18 या 30 सीट लड़के हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन सकते हैं। एनडीए सांसद तो वो है ही। हमने क्या कहा कि लोकसभा के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, विधानसभा के लिए अलग हो सकती है। वो जो मंत्रालय उनको मिला हुआ है, देखिए पंकज भाई, जो मंत्रालय उनको मिला हुआ है वो भी जानते हैं कि वो टाइम पास मंत्रालय है, उस मंत्रालय में कुछ रखा हुआ नहीं है, फिर भी वो विरोध नहीं करते हैं कि चलो जो मिल गया सो मिल गया। उनका लक्ष्य है बिहार की नंबर 1 की कुर्सी पर पहुंचना। 243 सीट पर लड़े, प्रशांत किशोर से तालमेल करके लड़े, तीसरा मोर्चा मिलके लड़े, कांग्रेस के साथ गठबंधन के मिलके लड़े, किंग मेकर वो बनना चाहते हैं। उसकी वो कोशिश 25 में वो जरूर करेंगे, और इस मौके को वो गंवाएंगे नहीं, एक अपने मंत्री पद के लिए और एनडीए के। चलिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी भी जुड़ गए और इन्होंने चिराग की पार्टी टूट सकती है, इस पर इन्होंने बहुत कुछ बोला है। रवि जी, चिराग की पार्टी क्यों टूटेगी? चिराग की पार्टी क्यों टूटेगी? आपका स्वागत है, आप जरा इसको विस्तार से बताइए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि चिराग की पार्टी टूट जाएगी? ये मैं सीधा सवाल, क्योंकि सरोज सिंह कह रहे हैं, सरोज जी हमारे साथ हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि चिराग की महत्वाकांक्षा है सीएम बनने की। एक मंत्री पद के लिए वो बहुत लंबा एनडीए के साथ चलेंगे ऐसा है नहीं। सवाल ये है कि ये परिस्थिति बन क्यों रही है? हनुमान अचानक बागी क्यों हो रहा है? और हनुमान अगर बागी होता है तो हम अचानक देखते हैं पशुपतिनाथ पारस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये खेल चल क्या रहा है? इसी खेल को पंकज जी, इसी खेल को समझना पड़ेगा हम लोग को। आप देखिए, चिराग पासवान की बात जो हम लोग जो कर रहे हैं कि चिराग पासवान के सांसद कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, लेकिन सरोज सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको थोड़ा सा वो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि देखिए नरेंद्र मोदी से, देखिए चिराग पासवान की पार्टी के जो कुछ सांसद हैं वो अकेले अकेले भी मिल रहे हैं। वह फुटेज मीडिया में है कि नहीं है, यह जरा सरोज जी से आप पूछ लीजिए। अकेले अकेले मिलने का, देखिए चिराग पासवान के साथ आप जाकर के मिल रहे हैं, वह तो ठीक है, समझ में आ रही है बात कि वह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंत्री हैं, और हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनके साथ जाकर के हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, वह तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन आप रात के अंधेरे में और चुपके से अलग से कोई कार्यक्रम तय करवा लीजिए तो वह कहीं ना कहीं कुछ असहज बनता हुआ तो दिखाई पड़ता है। और सब लोग जान रहा है कि चिराग पासवान महत्वाकांक्षी हैं, उनको सीएम बनना है और सीएम मटेरियल भी हैं, यह सब कुछ कहा जाता है। ऑल ऑफ ए सडन देखिए चाचा पारस को जिस तरह से तमाम दरकिनार कर दिया गया था, यहां तक कि 20 सूत्री की कमेटी में उनकी पार्टी के एक भी सदस्य, एक भी उपाध्यक्ष नहीं बने, और तमाम एनडीए फोल्ड के जो भी बिहार में है सबको 20 सूत्री में उपाध्यक्ष और कम से कम मेंबर तो हर को बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम देख लीजिए, उनकी पार्टी से सदस्य बने हैं 20 सूत्री कमेटी में, और यहाँ पर चाचा पारस की पार्टी से कहीं कुछ नहीं लिया गया। और फिर ऑल ऑफ ए सडन चाचा पारस को देखिए कि दिलीप जायसवाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं,
अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है, प्रिंस जो उनके भतीजा है बिहार के, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद, तो यह सब कहीं ना कहीं, और चाचा उत्साह से इसके बाद से लवरेज हो गए हैं। चाचा से आप दिल्ली में है, थोड़ा बात कर लीजिए, 30 तारीख को पटना आने वाले हैं चाचा। तो उनकी जो शैली है, जो बात करने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, टोटल कुछ बदल गया है पशुपति कुमार पारस का। तो ये कहीं ना कहीं वह इंपॉर्टेंस, वह उनको महत्ता एनडीए फोल्ड में फिर से मिलने लगी है, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी पार्टी के एक एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। कई ऐसे एनडीए में घटक दल हैं जिनके एक भी एमएलए, एक भी एमएलसी नहीं है, लेकिन वो बने हुए थे, अब जाकर के किसी के 5 सांसद हो गए हैं, वो अलग फैक्टर है। लेकिन यह तो इनके तो एमएलसी हैं पारस जी के। तो ये देखिए बात को समझने की है। देखिए हम कोई बात बलधुनकी में और जबरन हम कोई बात कह दें तो वैसे नहीं होता है, कोई बात को समझना पड़ेगा, और बारीकी से हम लोग को, और हम लोग का काम भी है डॉट से डॉट मिलाना, डॉट से डॉट मिला करके ही भी हम कोई बात कहते हैं। आप यह बताइए कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद जाके मिल रहे हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी? अरे तो आप रवि जी आप डॉट से डॉट मिलाए हैं तो पार्टी टूट कब रही है और किस परिस्थिति में टूटेगी, जरा ये बता दीजिए। देखिए पार्टी इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जो कुछ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वह, उसमें समय लगेगा। अभी क्यों समय लगेगा? अभी तो ऐसा कुछ होता भी नहीं आ रहा है, और ना हम ही कभी कह रहे हैं कि पार्टी टूट रही है, यह तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि पार्टी टूट रही है, ना पार्टी में कुछ। लेकिन आप पार्टी में आप किसी से, पंकज जी अगर यदि बात करिएगा, कुछ न कुछ तो बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आप मेरी बात से, इसमें हो सकता है कि 2 साल भी लगे, 3 साल भी लगे, लेकिन कुछ न कुछ है अंदर में। आप उसको मैनुटली, आप उसको थर्मामीटर लगाइए। आप तो डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं आप, तो डॉक्टर तो थर्मामीटर को ऐसे पकड़ता है, टेम्परेचर बता देता है कि कितना टेम्परेचर है। इसलिए हमको लगता है कि आप पकड़ लीजिएगा टेम्परेचर, आप बुखार। नहीं पकड़ लेंगे, लेकिन बीमार आदमी हम तक आएगा तब तो थर्मामीटर लगाएंगे। अब बीमार आदमी आएगा ही नहीं तो कब थर्मामीटर लगाएंगे? एक सवाल यहीं पर गंभीर हो जाता है, और मैं संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, अरुण पांडे जी हैं। गंभीर सवाल इसलिए हो जाता है कि जब सदन चलता है चिराग पासवान बिल्कुल सरकार की तरफ दिखते हैं, और जब सड़क पर आते हैं, सदन समाप्त होता है, कार्रवाई समाप्त होती है, चिराग पासवान ऐसी बातें करने लगते हैं कि उनकी बातों का स्वागत कांग्रेस कर रही है, आरजेडी कर रही है, विपक्षी पार्टियां कर रही है। इसका मतलब क्या निकाला जाए अरुण पांडे जी? डॉक्टर संजय कुमार, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये बीजेपी के स्टैंड के साथ ये है नहीं, क्योंकि बीजेपी से जब बिहार के लोग ही मिलने गए थे, उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? उन्होंने कहा कि जाइए बिहार में कास्ट सेंसस कराइए। अगर लगता है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आपके जातीय और सामाजिक गणना के आधार पर ही बनेगी, तो अब जाइए कराइए। राज्य को ये अधिकार है, राज्य अपना कास्ट सर्वे करा सकती है, केंद्र नहीं कराने जा रही है। और बजाते पार्लियामेंट में जो इनके गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बयान है, क्या बीजेपी उस स्टैंड से वापस जा रही है या इसके लिए तैयार हो रही है? क्योंकि कांग्रेस अभी तक, कर्नाटका में तो सर्वे कराई, राजस्थान में कराई थी, अभी तक वो चीजें नहीं हो पाई है। हमें लगता है कि सेंसस के पहले या सेंसस शुरू होगा, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। रह गई बात चिराग पासवान जी के सुर क्यों बदल जाते हैं, तो महत्वाकांक्षा पर तो सब लोग मुहर लगा ही रहे हैं ना, कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी पर एक दबाव बना रहे हैं। अब ये अगर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होता तो 81 सीट वाली झारखंड में ये 40 पर दावा कैसे कर देते कि 40 जगह तो हम मजबूत हैं, मतलब ये 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिर बीजेपी कहां लड़ेगी? बीजेपी के और गठबंधन के साथी जो जेडीयू है वो कहां लड़ेगी? आजसू कहां से चुनाव लड़ेगी? और भी गठबंधन के साथी उनके कहां से लड़ेंगे? ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारा स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से बिल्कुल अलग जा रहा है। मैं समझता हूं कि चिराग पासवान देख रहे हैं कि कितना फोल्ड होती है बीजेपी,
कितना झुकती है। अब लेटरल एंट्री पर जब इन्होंने सवाल उठाया तो ये सवाल चिराग ने नहीं उठाया बल्कि सारे लोगों ने उठाया और लेटरल एंट्री पर विड्रॉ कर गए। बीजेपी या नरेंद्र मोदी विड्रॉ कर गए। इन्होंने सवाल उठाया जब कास्ट सेंसस पर, तो दो लोग जो एनडीए के घटक में है, एक बिहार से चिराग पासवान और एक अजीत पवार जो महाराष्ट्र से हैं, ये दो एनडीए के घटक के अलावा और किसी ने कास्ट सेंसस पर कोई आवाज एनडीए के घटक दल में नहीं उठाई है। तो चिराग पासवान भारत बंद के समर्थन में जाके खड़े हो गए, जबकि वही एनडीए के साथी जीतनराम मांझी का सुर सबके सामने है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इनका फैसला भी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो लगता है कि जिस तरह से स्टैंड इनका बदल रहा है, चुनाव बिहार में प्रशांत किशोर वाली बात में दम है। ये प्री पोल अलायंस में जाए या पोस्ट पोल अलायंस में जाए, प्रशांत किशोर के साथ इनकी कुछ बातें हो रही हैं। अब रह गई बात कि इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 242 नहीं, हमारे लोगों का कहना है कि 243 पर चुनाव लड़ेंगे। 243 पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, 243 पर चिराग चुनाव लड़ेंगे, 243 पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, 243 पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन चिराग क्या इस तरह का फैसला लेंगे जो चिराग एक विधायक जो जीत के आए उनको भी न रोक पाए न बचा पाए। सांसद भी जो इनके हैं, बिल्कुल समय जो हो, समय जितना लगे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बीजेपी के बारे में फिर मैं कह रहा हूं कि जिस दिन बीजेपी अपना पासा फेंकेगी, इनकी पार्टी को बचाना शायद मुश्किल होगा। और ठीक बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी कि व्यक्तिगत रूप से मिलने का मतलब क्या है भाई, सबकी महत्वाकांक्षा है और सबकी आकांक्षा है। कोई अशोक चौधरी की बेटी है तो कोई दिनेश सिंह की पत्नी है, और राजेश वर्मा तो अब कोई दूसरे काम के लिए आए थे पैरवी कराने के लिए, उनको तो टिकट ही मिल गया खगड़िया से कि भाई जाइए चुनाव लड़ लीजिए। तो उस स्थिति में बीजेपी जिस दिन अपना पासा फेंकेगी उस दिन स्थिति बदल जाएगी। लेकिन महत्वाकांक्षा इनकी है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने को देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, ठीक है, देखना कोई गैर वाजिब नहीं है। लेकिन सरोज जी ये बताइए, इसका मतलब ये क्यों नहीं निकाला जाए कि झारखंड में जाके कहते हैं हम 40 से 50 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, ये बिहार में हार्ड बार्गेन तो नहीं कर रहे हैं। 2020 की तरह नीतीश कुमार मजबूत तो है नहीं, अब नीतीश कुमार अलग नीतीश कुमार है। तो ये जो पूरी कवायद है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि हमें आप विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें दीजिएगा अभी से तय कर दीजिए, और तय नहीं करिएगा तो हम आपसे जुदा हो जाएंगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे। क्या उस वजह से ये दबाव बनाया जा रहा है? अरे एकदम सही कह रहे पंकज भाई कि दबाव ही है, क्योंकि चिराग पासवान भी जानते हैं कि उनको 40 सीटें झारखंड में नहीं मिल सकती है, लेकिन मांग है 40 सीटों की। आपको हम बताएं बिहार की बात, जो मैं कहता हूं दावे के साथ कि 243 सीट पर लड़ने का ये दावा करेंगे चिराग पासवान। अभी कम से कम आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 40 से 45 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को कहा गया है लोजपा की तरफ से कि आप तैयारी शुरू करिए, आप तैयारी करिए चुनाव का। तो आपको क्या लगता है कि जो चिराग पासवान 40 सीटें झारखंड की मांग सकते हैं, वो 80 से कम सीटें बिहार में मांगेंगे 5 सांसद के रहने के बाद, और वो 80 सीट उनको मिलनी नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। तो होगा फिर क्या? फिर लड़ाई अलग होगी। 243 सीट पर प्रशांत किशोर बोल तो रहे हैं, लेकिन उनको 243 कैंडिडेट भी तो चाहिए, तो तालमेल तो होगा। अभी जो प्रशांत किशोर वाली तालमेल की बात है, आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का तालमेल संभव है आने वाले दिनों में? एकदम बात हो रही है। चिराग पासवान का जो कैंपेन हुआ जो लोकसभा चुनाव का, चाहे वो पप्पू यादव का हुआ हो, चाहे हिना साहब का हुआ हो, प्रशांत किशोर की पूरी टीम लगी हुई थी। पप्पू यादव के पीछे कौन टीम लगी हुई थी? चिराग पासवान ही, प्रशांत किशोर की टीम लगी पूर्णिया में, पूरा प्रणाम पूर्णिया से लेकर तमाम चीज। हिना साहब को बैक कौन कर रहा था? प्रशांत किशोर की टीम बैक कर रही थी उसको चुनाव में। लालू जी को फिर मैनेज हुआ, अपने तमाम चीजें आप जानते ही हैं वो सिवान में क्या हुआ। तो
एकदम लाइन क्लियर है पंकज भाई, कहीं कुछ नहीं है। पार्टी को तोड़ना बीजेपी के लिए मिनट भर का काम है। अब पता नहीं रवि जी कैसे बोल रहे हैं 1-2, हम भी तो वही बात बोल रहे हैं ना कि तोड़ना बीजेपी के लिए एकदम आसान काम है। सिंगल मिलना, डबल मिलना वो अपनी जगह पर है, जब बीजेपी चाहेगी तोड़ लेगी अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन अभी उसको तोड़ना नहीं है, विधानसभा चुनावों के बाद उसको तोड़ना है। दूसरी बात है, क्या करेंगे चिराग पासवान? जो 40 सीट मांग सकते हैं झारखंड में, वो 80-85 से कम यहाँ मांगेंगे नहीं। नीतीश कुमार को बीजेपी फिलहाल नहीं छोड़ने जा रही, पहला प्यार नीतीश कुमार ही है, उसके साथ ही लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, किसको आगे करके चुनाव लड़ेगी? तो नीतीश ही चेहरा है, मजबूरी में लड़ाए, प्यार से लड़ाए, मोहब्बत से लड़ाए, नीतीश को ही आगे करके चुनाव लड़ना है। उसमें फिर चिराग की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, तो स्वाभाविक है अपना रास्ता देंगे। आप उनके पार्टी के सांसद को तोड़ेंगे तो चिराग पासवान चुप थोड़ी रहेंगे, वो भी तो अपना कुछ ना कुछ राजनीति करेंगे ही करेंगे। अभी दबाव की राजनीति कर रहे हैं, फिर खुल के राजनीति करेंगे, फिर खुलकर बोलेंगे। अभी पर्दे के पीछे बोल रहे हैं, फिर पर्दे के सामने आके बोलेंगे। बोलना तो उनको है ही, क्योंकि 25 ही ऐसा साल है जो चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा, और वो फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे 25 में, वो बैक फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। तो रवि जी, एकदम क्या आप मान रहे हैं कि अगर 80 सीट चिराग पासवान को नहीं मिला तो वो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे? नहीं, हम इसको नहीं मानते, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं पंकज जी। प्रशांत, वो देखिए 80 सीट नहीं मिलेगा, वो 80 सीट की तो पहली बात मांग ही नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान। 40 सीट मांगा उन्होंने झारखंड में, तो 80 मांगेंगे ही मांगेंगे बिहार में। हम मांगने की बात कर रहे हैं, मिलना तो अलग चीज है। देखिए, नहीं मांगने की ही बात कर रहे हैं। वहां अगर झारखंड में अगर आप देखिए उसको, अब झारखंड से जोड़ करके आप क्लब करके मत देखिए कि झारखंड में वो 40 मांगे हैं, वहां पर 81 सीट है, तो वह हम नहीं कह रहे हैं। अब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोजपा का अलायंस हुआ करता था, उस समय रामविलास पासवान थे। उस समय झारखंड का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय एकमात्र सीट शिकारी पाड़ा की सीट दी गई थी लोजपा को 2014 में, तो वह 2001 ही सीट मिली थी। उस समय रामविलास पासवान भी थे, शिकारी पाड़ा की सीट मिली थी उस समय। तो वो देखिए वहां पर समझने वाली बात है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोजपा मिलकर के झारखंड में लड़ी थी और एक सीट शिकारी पाड़ा के मिली थी, और उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी, यह समझिए। और ठीक 2019 में चिराग पासवान की पार्टी से कह लीजिए या रामविलास पासवान की पार्टी से अलायंस गठबंधन नहीं हुआ, 2019 में सरकार नहीं बनी, जेएमएम के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। यह कहने वाली बात है, तो सब कोई ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है, कोई हम तो कह नहीं रहे। तो ये देखिए चिराग पासवान क्या उत्साह और जो लवरेज है वह इनका 5 सीट का मिलना, और वो झारखंड में जो मैसेज डिलीवर किए कि 40 सीट हमको चाहिए, वो देखिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। पॉलिटिक्स प्रेशर, कोई भी नेता अगर बात करता है तो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन के लिए तो यह बात कहेगा ही कहेगा, वह डिलीवर करता है इस तरह की बात। हमको 40 नहीं, उनको 7 ही चाहिए, 8 ही चाहिए, बाद में मैनेज करके वो सब कुछ 4, 3, 2 जो होगा वो होगा। तो ये इसी तरह से बिहार में 80 सीट की बात तो चिराग पासवान की पार्टी कतई नहीं कर रही है। अगर यदि आप 5 सब विधानसभा वाइज भी देखिए, 5 सीट का अगर आप निकालिए, 6×5 30 होता है, तो 30 नहीं, वो लोग 50 सीट की मांग यहां पर कह रहे हैं कि 50 सीट लोजपा को बिहार में चाहिए। सरोज जी कैसे कह रहे हैं 80 सीट बिहार में? नहीं, चलिए आपके हिसाब से हम 50 है कि जो झारखंड में मांग सकते हैं वो 80 बिहार में नहीं, ठीक है, फेयर है ना सरोज। मांगेंगे तो रवि जी मिलना संभव है। रवि जी चलिए सरोज, लोकसभा के चुनाव में सबको याद होगा कि चिराग पासवान की पार्टी को हम कहते थे कि 5 से 6 सीट मिलेगी, सब लोग कहता था कि नहीं 5 से 100 सीट, 1-2 सीट मिल जाए बहुत है। तो ये देखिए संभव नहीं, चलिए वो बात ठीक है, वो इस कि मेरा क्या स्ट्राइक है और हम कैसे काम करते हैं। नहीं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपना लॉजिक दिया, आप अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर 50 नहीं मिला तो चिराग क्या करेंगे? नहीं, देखिए वो थोड़ी है कि उतर करके कोई नौका से भाग जाएगा।
और गंगा जी में छलांग लगा देगा। 50 नहीं 40 30 पर देखिए वो बात तो मैक्सिमम नेता है, पार्टी के नेता है तो वह तो मैक्सिमम तो मांगेंगे ही कि 50 नहीं तो आप 55 आप ये कहते हैं कि चिराग एनडीए छोड़ करके नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, आप ये कह रहे हैं? कभी नहीं भी। अभी अभी वैसे कोई सिचुएशन, कोई ये नहीं है कि एनडीए छोड़ के वो जाए। नहीं, पर आप जो कह रहे हैं कि अकेले अकेले एमपी मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब? बिल्कुल। हाँ, देखिए, इसका क्या निश्चित मतलब है? रूप से- और वही बीजेपी हम के बताते हैं। प्रधानमंत्री या बड़े नेता अकेले में क्यों मिल रहे हैं? क्या वही मतलब हम बताना भी चाह रहे हैं। मामला सेट कर रहे हैं कि अगर चिराग दगा दिए तो इनका एमपी सेट रखो, उधर पशुपतिनाथ पारस को भी तैयार रखो, मतलब काउंटर बैलेंस करने की ये पूरी तैयारी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम एग्जैक्टली आप टू द पॉइंट वही बात को कह भी रहे हैं जो बात हम कहना चाह रहे हैं तो कि अगर चिराग का राग थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उसके लिए वो उनका पीछे से तैयारी है, बैकअप है वो, कि वो चाचा को भी तैयार रखो, चाचा को भी पीठ ठोक के रखो, इधर एमपी सबको भी अपना जो है। तो यह तो पॉलिटिक्स में होता ही है पंकज जी, यह कोई नई बात भी नहीं है। चलिए, अगर तो देखिए आप जो सोच रहे हैं वो हम बोल दे रहे हैं, ये अच्छी बात है ना? नहीं अरे डॉक्टर संजय, क्या आप भी मानते हैं कि बस सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, ये अभी एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं, हमारी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, बोलिए। नहीं, कह रहे हैं कि अरुण पांडे जी हम लोगों के साथ नहीं है क्या? एक बार जरा उनसे भी सवाल पूछिए। नहीं, नहीं अभी नहीं है, नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। हम ये नहीं कहते हैं कि पार्टियों को अपनी हिस्सेदारी दबाव बनाने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल होना चाहिए, हार्ड बार्गेनिंग करें, प्रेशर पॉलिटिक्स करें, लेकिन कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। और ज्यादा करने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को पारस जी को तवज्जो देनी पड़ी। पारस जी से अमित शाह की मुलाकात हुई, पारस जी को तैयार किया गया, और ठीक है अगर सब कुछ स्मूथ है, लेकिन जिस तरह से पांचों मुद्दे पर विपक्ष की तरह चिराग पासवान ने बिल्कुल स्टैंड रखा विरोध में, ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के अंदर की तिलमिलाहट को बढ़ा दिया। हर स्टैंड पर पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, एनडीए के स्टैंड के खिलाफ, शायद ये बीजेपी को सूट नहीं कर रहा। तो चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, लेकिन खिलाफ करके बहुत दिनों तक हमको नहीं लगता है कि बीजेपी इनको एकोमोडेट करेगी। फिर तो उनके पास बहुत तरह का जड़ी बूटी मंत्र है। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि चिराग पासवान कभी भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि सही में जिस तरीके की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, अगर उसको एक्शन में भी तब्दील करते हैं तो बीजेपी भी उसकी तैयारी करके बैठ जाना चाहती है। इसलिए बीजेपी पशुपतिनाथ पारस को भी प्रमोट करने में लग गई है, और पशुपतिनाथ पारस अचानक इंपॉर्टेंट हो गए। सवाल बहुत गंभीर है। ऐसे में अगर चिराग पासवान कोई भी स्टैंड एनडीए से अलग लेंगे तो क्या उनकी पार्टी में टूट हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे? तो निश्चित तौर पर हमारी नजरें उन पर बनी रहेगी। सरोज सिंह जी, आपका वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि उपाध्याय जी, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार, धन्यवाद। अरुण पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।